अस्सलाम वालेकुम गाइस, 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 कैंडी थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका थ्योरी, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल तीनों के डाउट्स क्लियर करेगा। ओके, ये एक क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें आपको पूछी गई है। आपको दो क्वेश्चन इसी के अंदर, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, उस पर डिपेंड है, और एक जो पार्ट है वो आपके न्यूमेरिकल पे डिपेंड है। तो देखिए, एक माना ही जा रहा है, इमेजिन करो कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 283 केल्विन आई थिंक है। ठीक है, 280 केल्विन है। अब ये अर्थ का टेम्परेचर है, और जो वेंस कांस्टेंट है वो 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन है। वो कह रहा है लैम्बडा मैक्स मालूम कीजिए। तो लैम्बडा मैक्स हमने मालूम किया। लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला अपने पास B/T है। बी की वैल्यू हमने रख दिए, टी की वैल्यू रख दिए 10⁻³ मीटर केल्विन अपॉन केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कट गया, मीटर बच गया। यहाँ पर क्या किया हमने, देखो इस 280 को हमने 2.80 बनाया, इसलिए हमको 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, कितने ऊपर चले जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। दोनों आपस में बेस सेम है, पावर के आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, तो ये -5 हो जाएगा। ये दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1.0346 आंसर आएगा। अगर ये आंसर आ रहा है और ये 10⁻⁶ है, हम इसका एक डेसिमल और आगे लेके चले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अगर और आगे लेके गए तो एक 10⁻⁻1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेसिमल हमने चेंज किया, बैलेंस करने के लिए करना ही पड़ेगा। अब ये 10⁻1 है, ये 10⁻5 है, दोनों आपस में मिलेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। और 10⁻6 जो है ना, ये म्यू को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वैल्यू को माइक्रो में लेके चले जाता है, इसलिए इसे हमने म्यू कर दिया। अब 10.346 या 3435 हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। ये लैम्बडा मैक्स की वैल्यू हो गई। इसका मतलब कि ये बहुत छोटा लैम्बडा मैक्स है, ये वैल्यू हमने निकाल लिया। बट सिर्फ इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि आपको लैम्बडा मैक्स निकालना है, दो क्वेश्चन और पूछे गए। अब ध्यान दो आप लोग, ठीक है। क्या है एक्चुअल में, ये पूछ रहा है कि जो लैम्बडा मैक्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस हिस्से में आएगा, और इसका ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन कर्व है, ये रेडिएशन कर्व कैसा दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो आइए पहले समझते हैं कि देखिए इसका जो रेडिएशन कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा। हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो लैम्बडा मैक्स है, जो पीक वैल्यू है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, T⁴। ठीक है, टेम्परेचर की पावर 4। तो हमने कहा था कि वो वैल्यू इस तरीके से जाएंगी, कोई इस तरीके से जाएंगी और शिफ्ट होती जाएंगी इधर, बराबर है। तो अगर हमारा ये लैम्बडा मैक्स जो अर्थ का लैम्बडा मैक्स है, अर्थ का उरूज है ना, नुक्ते उरूज है, पीक पॉइंट है, वो बहुत छोटा है, लैम्बडा बहुत छोटा है। इसका मतलब अगर ये छोटा है और ये जो रहेगा अर्थ के मुकाबले, अर्थ जो है वो सन के मुकाबले में बहुत छोटा वेवलेंथ बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा। सन का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, उसका लैम्बडा मैक्स बहुत ज्यादा होगा, बराबर है। और अर्थ का आपने देख लिया होगा, क्योंकि सन का जो टेम्परेचर हमने कितने लिया, 280 केल्विन। 280 केल्विन मतलब क्या होगा, आई थिंक 7 डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो 7 डिग्री सेल्सियस, और सन का जो टेम्परेचर कितना लिया जाता है, 5800 केल्विन, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो सन के पर्सपेक्टिव में अर्थ का जो लैम्बडा मैक्स है वो छोटा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, इतना छोटा बनेगा तो इंफ्रारेड में चला जाएगा। क्या में चला जाएगा। और व्हाट इज इंफ्रारेड, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। हमने देखा था कि हर एक बॉडी एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब भी करती है और एट द सेम टाइम इमिट भी करती है, माना था हमने। अब अर्थ जो है 280 केल्विन का टेम्परेचर बता रहा है, तो एट द सेम टाइम वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है हीट को, और क्या कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है हीट को। लेकिन उसकी रिलीजिंग हीट को हम देख पा रहे क्या, देख सकते हैं क्या हम। जैसे मान लो एक मेटल का टुकड़ा है, आपने उसको धूप में रख दिया, क्या वो मेटल का टुकड़ा धूप में गर्म होगा। आप उसके पास में हाथ लेकर जाएंगे, थोड़ा करीब में, टच नहीं करेंगे लेकिन करीब में लेकर जाएंगे, तो आपको उसकी हीट फील होगी। क्या उसकी हीट आपको दिखाई दे रही है, नहीं। क्यों, क्या वो गर्म नहीं है, गर्म है, लेकिन उसकी हीट दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई देती। इसका मतलब उसमें से रेडिएशन तो निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। रेडिएशन क्या है हमारे पास में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो रेडिएशन तो निकल रही है, हीट तो निकल रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, विजिबल नहीं है। क्या नहीं है, विजिबल नहीं है। अब उसी मेटल को आप गर्म करो, भट्टी में डाल दो उसको, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। मतलब अब इसको जो टेम्परेचर बढ़ा है, उसकी जो हीट निकल रही है वो इतनी ज्यादा है, उसका लैम्बडा मैक्स इतना ज्यादा है
कि अब वो कलर में चेंज हो गया। कौन से कलर में? थोड़ा ब्राउन रेड में हो जाता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा येलो होता है, फिर धीरे धीरे होते 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 एकदम व्हाइट हो जाता है। सन का कलर क्या है? कौन सा है सन का कलर? बोलो, सन का कलर क्या है? येलो नहीं है, व्हाइट है। सन का कलर क्या है? व्हाइट है, व्हाइट। वो हमको ऐसा नजर आता है, येलो येलो। हाँ, वो तो सारी चीजें उसके ऊपर। हाँ, लाल भी दिखता है, जब डूबता होता है तो लाल दिखता है, बट एक्चुअल कलर सन का क्या रहेगा? व्हाइट रहेगा। ठीक है, तो जो रेज आती है व्हाइट कलर की आती है, वो हमको समझ में नहीं आती। वजह यह है, वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेटल जब गर्म होता है तो व्हाइट पर आ जाता है। तो सूरज भी बहुत ज्यादा गर्म है, उसके अंदर की बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है, बहुत सारी रेडिएशन आ रही है, बट हमारी आंखें जो है ना, वो सिर्फ विजिबल लाइट्स को देख सकती है। और विजिबल लाइट कौन सी है? रेनबो, 7 कलर्स। ठीक है, तो ये 7 कलर्स के जो रेडिएशन है वो हमको दिखाई देती है। उसके अलावा की जो रेडिएशन है उनकी पीक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है, तो हमको नजर नहीं आती। ठीक है, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने, इंजीनियर्स ने उसके अलावा जो है ना फिर कैमरास बनाए। आपने देखा होगा इंफ्रारेड कैमरास, जिसमें हीट को डिटेक्ट किया जाता है। इसलिए डिटेक्ट किया जाता है, हीट को डिटेक्ट किया जाता है, और हीट से पता लगाया जाता है सारी चीजों को। ठीक है, तो उसमें आपको सब ऐसा लाल, ब्लैक, रेड ऐसे कलर दिखेंगे, और इंसान चलता हुआ नजर आ रहा है ना, तो इंसान दिखेगा ऐसा रेड कलर में चलता हुआ आपको। कैमरा ऐसे बने हुए हो, ठीक है, वो डिटेक्ट करने के लिए, हर चीज को डिटेक्ट करने के लिए वो इंफ्रारेड कैमरा होता है। तो इंफ्रारेड क्या होता है? उर्दू में कहते हैं इसको ज़ेरे सुर्ख। क्या कहते हैं? ज़ेरे सुर्ख, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में दाखिल हो जाएगा हमारा लैम्बडा मैक्स, किसका? बोलो, अर्थ का लैम्बडा मैक्स काय में चले जाएंगे? इंफ्रारेड में। क्यों चले जाएंगे? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो जो वैल्यूज रेड से आगे चली जाती है वो हम उसको इंफ्रारेड में काउंट करते हैं। बराबर है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, आईज है, वो 7 कलर्स को देखती है। उसके अलावा कलर्स हम देख नहीं पाते हैं रेडिएशन के। रेडिएशन बहुत किस्म की होती है, हम तो सिर्फ वो देख पाते हैं जो हमारी आंखें हमको दिखाती है। ओके, तो यहाँ पर जो उसने पूछा है क्वेश्चन कि कौन से पार्ट में रहेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, तो हम कहेंगे वो इंफ्रारेड के पार्ट में होंगी। ठीक है, और उसने कहा वो रेडिएशन कर्व कैसे दिखेगा, तो उसका आंसर ये है कि सन के मुकाबले में चूंकि अर्थ का लैम्बडा मैक्स बहुत छोटा होगा, इसलिए वो नीचे दिखाई देगा। उसका कर्व बहुत छोटा और नीचे दिखाई देगा। तो समझा आप लोगों को? यानी ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा कंसेप्ट को भी क्लियर किया गया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि कैसे अर्थ से सन से अर्थ की तरफ अलग अलग तरह की रेडिएशंस आती है, बट हम जो है ऑब्जर्व जो कर पाते हैं हमारी आंखों से, वो सिर्फ ये 7 कलर की रेडिएशन को देख पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेडिएशन होती है जो सन से अर्थ की तरफ आती है, उसको डिटेक्ट किया जाता है अलग अलग डिवाइस के जरिए से, बट हम नहीं देख पाते। तो हम उसको कहेंगे इंफ्रारेड। क्या कहेंगे हम उसको? इंफ्रारेड। और अर्थ का जो एब्जॉर्प्शन है और इमिशन है वो बहुत कम है, इसलिए उसका नुक्ता उरूज, पीक पॉइंट बहुत छोटा होगा, और सन का बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो छोटा दिखाई देगा। दोनों कंसेप्ट आपके इस क्वेश्चन में सॉल्व हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग उसको लिख लो, मैं आपको लिखा देता हूँ उर्दू में। आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, यहाँ एक स्फीयर है जो ब्लैक एंड है, पूरा काला है, इसको ब्लैक बॉडी हम कंसीडर कर सकते हैं। उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, जिसको हमने मीटर में चेंज किया। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हुई नहीं, पता नहीं मुझे, इसलिए मैं डबल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 इंटू 10⁻² मीटर, ये क्या हो जाएगा? मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया, माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हमने चेंज किया 373 केल्विन में। और इसका एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा गया है, हवा से बिल्कुल खाली चैम्बर। अगर हमको इस स्फीयर को 110 डिग्री सेल्सियस यानी 383 केल्विन में मेंटेन करके रखना है, तो कितना इसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो एनर्जी प्रोवाइड करना है, और अपनों को यह सिग्मा दिया है, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पाई दिया है। तो सिंपल हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर स्टेफन बोल्ट्जमैन का लॉ लगेगा। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन का लॉ क्या कहता है? d/dt इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, ब्रैकेट में 10⁴ माइनस T0 ये T टेम्परेचर है, ये T एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है। ये दोनों हमको दिया गया, बट ए नहीं दिया गया। अब इस ए को मालूम करने के लिए हमको देखो एक पाई दिया है और आर दिया है। इस पाई और आर के जरिए हम एरिया मालूम कर सकते हैं। एरिया किसका मालूम करना है? एरिया मालूम करना है स्फीयर का, एरिया ऑफ स्फीयर। तो जैसे हमने यार एरिया ऑफ स्फीयर मालूम करने के लिए कहा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.1416 रख दिया, और आर स्क्वायर है तो आर के अंदर 2.5 है तो उसका भी स्क्वायर, और 10⁻² उसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर है तो क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले इसी को 5 कर दे। ये 25 है ना, 2.5 मतलब क्या है?
25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 पंजे 625, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 10 टू पावर -4, बराबर, पावर है पर -4, बाकी एज इट इज लिख दो 4 इंटू 3.1416 एज इट इज रख दिया हमने। कितना आएगा बोलो, अगर इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टोटल? अब ये 2.5 था, हमने इसको तो यहाँ पे क्या आएगा, एक 6.25 आ जाएगा, ये 6.25 हो जाएगा, क्योंकि ये अपने 25 को अज्यूम किया था, ओके 625 आया तो हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, मुझे आंसर बताओ जल्दी। अगर ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12.5 4 4 एंड 6 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर -4 एज इट इज। अब बोलो इनका मल्टीप्लाई करके, और आसान कर दिया आप लोगों के लिए मैंने। तो फाइनल आंसर है 7.546 इंटू 10 टू पावर -3, और ये चूंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। दिस इज द एरिया ऑफ स्फीयर। अब इस एरिया के फॉर्मूले को हम कहाँ पुट कर सकते हैं बोलो? यहाँ पुट कर सकते हैं, ना? चलिए, तो किधर पुट करते हैं? इधर पुट करेंगे, चलो। अब ये वाला फॉर्मूला अपने पास में क्या है? dq अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया t टू पावर 4 माइनस t नॉट टू पावर 4। इसमें वैल्यूज पुट करो सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई बोलो? 5.670 इंटू 10 टू पावर -8। एरिया में ना, इंटू एरिया कितना निकला अपने पास में? 7.54 इंटू 10 टू -3, 546 भी है, -3 इंटू, ठीक है, आगे नहीं नीचे लिखता हूं यहाँ पर, क्या रहेगा यहाँ पर? इंटू में ब्रैकेट में t टू पावर 4, t की वैल्यू कितनी है बोलो? 373 की पावर 4 माइनस 383 की पावर 4। इतना लंबा इसका सॉल्यूशन आएगा, थोड़ा सा तो लिखता हूं मैं। अब बताओ इनकी वैल्यूज आपस में क्या होंगे? पहले सी की वैल्यूज, अब इसकी पावर 4 निकालना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन करो एक एक करके सबका। एक छोटा करेक्शन कर लो, ये टी नॉट है और ये टी है, ठीक है। चैम्बर का टेम्परेचर जो अपने पास में 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये अपने पास में जो टी है टेम्परेचर, ये मेंटेन किया हुआ है, तो ये रहेगा। अब यहाँ वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये 3, बाकी वो सही है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे और उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और आंसर माइनस में नहीं चाहिए हमको, प्लस में चाहिए। अब अपने पास में प्री इक्वेशन सही है, अब इस इक्वेशन का हमको आंसर निकालना है। तो 383 की रेज़ टू पावर 4 का जो आंसर होता है वो होता है, हम पहले एक एक करके निकाल लेते हैं, ओके। देखो 3a3 की पावर 4 ये होता है 2.1516 इंटू 10 टू पावर 10, इतना आएगा इसका आंसर। और 373 की पावर 4 का आंसर आएगा 1.9358 इंटू 10 टू पावर 10। और जब दोनों को हम माइनस करेंगे, 383 के पावर 4 माइनस 373 पावर 4 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा, वो आएगा 2.158 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। बाकी वैल्यूज अब तो यहाँ से हम सीधा इधर आते हैं, ओके। यहाँ पर 5.670 इंटू, अच्छा 10 टू -8 है और -3 है, क्या हो जाएगा? दोनों का प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल? -11, ठीक है, -11 इंटू ये हो गया 7.546 इंटू, अब ये आंसर आया, इसका आंसर ही आया बराबर
तो ये लिख देंगे हम 2.158 इंटू 10⁻⁹। अब फिर देखो ये 10⁻⁻11 है और 9 है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 9 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा आंसर माइनस में आएगा 5.670 इंटू 7.546 इंटू 2.158। सिंपल इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और लास्ट में जो 10⁻⁻2 क्योंकि 9 है और 11 है, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट जो आंसर रहेंगे वो हमको निकालना है dq/dt का। सबके मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पे आंसर लिखो। आपको होमवर्क दो, करके लाएंगे। चलिए आप लोगों को भी होमवर्क है, आप लोग इसका सॉल्यूशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे इसका आंसर लिखो, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आपको मैं सब दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।